हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं ब्रिंजल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि आपके बीएससी एजी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जिसका हो सकता है कि ये 10 नंबर या 5 नंबर से इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। जैसे कि इसका बहुत सारे कॉमन नेम होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे इसको इंग्लिश में एक प्लांट बोलते हैं, फ्रेंच में इसको अवरजाइन बोलते हैं, और भारत में इसको बैगन या पूर्मेंस का क्रॉप या कस्प कहीं कहीं आप पढ़ लिखते हैं। बॉटनिकल नेम इसका सोलेनम मेलोंजेना, सबको पता होगा, फैमिली सोलेनेसी। ओरिजिन प्लेस इसका इंडिया होता है, और इंडिया की ये सबसे डाइवर्सिफाइड क्रॉप है। वन वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड क्रॉप ऑफ इंडिया इज ब्रिंजल। तो ये आप इसको नोट किए रहना है, क्योंकि ये बहुत डाइवर्सिफाइड मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। डिफरेंट कलर के फ्रूट्स, डिफरेंट साइज शेप के फ्रूट्स आपको दिख जाएंगे। ठीक। एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है भारत में, जिसको ये कि 2018 का डाटा है एनएचपी का, देख सकते हैं आप। और ब्रिंजल जो होता है पेरेनियल होता है, लेकिन कल्टीवेटेड आपका एनुअल एज ए कल्टीवेटेड होता है। ये आपका डे न्यूट्रल क्रॉप होता है। डे न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि फ्लावरिंग फिनोमिना, उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए इनको किसी प्रकार की लॉन्ग डे कंडीशन या शॉर्ट डे कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा बहुत भी लाइट पा जाएंगे तो इनकी फ्लावरिंग हाइब्रिड, इनकी फ्लावरिंग फिनोमिना चालू हो जाएगी। और ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है ब्रिंजल में, क्योंकि इसकी जो स्टाइल पोजीशन के आधार पर क्या होता है कि इसमें, और फ्लावरिंग स्ट्रक्चर के आधार पर इसमें थोड़ी बहुत क्रॉस पॉलिनेशन 5 से 12% हो जाती है। इसलिए इसको ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड या फैकल्टेटिव क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है इसमें। जैसा कि और भी क्रॉप कौन कौन से हैं, चिली और ओकरा, मतलब 3 वेजिटेबल क्रॉप्स ऐसी हैं जिसमें ऑफन, जो कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड इन नेचर होती हैं, ब्रिंजल, चिली और ओकरा। इसमें ब्रिंजल से हम बनाते हैं क्या, इसका उपयोग क्या है? हम सब्जी बनाते हैं, कलौंजी बनाते हैं, इसका भरता बनाते हैं, सांभर में यूज करते हैं, और भी विभिन्न प्रकार के डिशेस में यूज किया जाता है। एमंग द वेजिटेबल्स, ब्रिंजल है जो वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, वही जो मैं बोल रहा था कि सभी सब्जियों में, जैसे ब्रिंजल हो गया, बीटर गार्ड हो गए, इनसे संबंधित जो सब्जियां बीटर गार्ड से, जैसे आपका मोमोडिका स्पीसीज कई हैं, डायोका स्पिन गार्ड, आपका जो है और स्वीट गार्ड, सह्याद्री गार्ड, बालसम गार्ड। तो इसमें कई सब्जियों में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि ये जो है इनका ओरिजिन प्लेस इंडिया होता है। तो वैसे ही ब्रिंजल है, ब्रिंजल में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ब्रिंजल में साइंटिफिकली इसमें जो राउंड, लॉन्ग और डॉर्फ ब्रिंजल होते हैं, मतलब जो डॉर्फ या वाइट ब्रिंजल भी इसे कह सकते हैं। राउंड या एक शेप्ड कल्टीवर जो बहुत बिग राउंड जो फ्रूटेड होते हैं वो बिग साइज प्लांट होते हैं। लॉन्ग सिलेंडर टाइप कल्टीवर जो होते हैं थोड़े मीडियम स्ट्रेचर होता है उनका। डॉर्फ ब्रिंजल या वाइट ब्रिंजल होते हैं। राउंड और एक शेप कल्टीवर जो होते हैं उनका बॉटनिकल नेम आपका स्कुलेंटम सोलेनम मेलनजेना वैरायटी स्कुलेंटम। लॉन्ग सिलेंडर टाइप का सोलेनम मेलनजेना वैरायटी सर्पेंटिनम। डॉर्फ ब्रिंजल में सोलेनम मेलनजेना वैरायटी डिप्रेशन। इसमें फ्लावरिंग जो बताया मैं, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, इसका फ्लावर जो होता है हर्माफ्रोडाइट नेचर का होता है, मतलब बाइसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल पार्ट्स एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। और वो जो इसकी स्टाइल पोजीशन होती है फ्लावर में, वो स्टाइल पोजीशन के आधार पर क्या हो जाता है, वो आपका 4 प्रकार का उसको हम कह देते हैं। जैसे लॉन्ग स्टाइल है, जैसे आपकी वो अगर चारों पार्ट हैं तो उसमें स्टाइल जो होगी वो आपके एंड्रोसियम और इससे क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, बाहर निकला रहेगा। फिर उसके बाद मीडियम स्टाइल आएगी, थोड़ा सा उसके जो होगा एकदम लगा हुआ रहेगा, जितने और पार्ट होंगे उनसे वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा। उसके बाद शॉर्ट आएगी जिसमें एकदम नीचे की तरफ होगा, और जो मेल पार्ट फीमेल पार्ट है और भी जो अदर पार्ट है वो ऊपर होंगे। एक होगा सीडो सार्ट जो बहुत छोटा सा होगा, माइन्यूट सा होगा। ठीक। और अदर पार्ट्स जो होंगे वो उससे वो ढका रहेगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि जो जहाँ वो आपका लॉन्ग स्टाइल, जहाँ पर स्टाइल बाहर रहती है और ओवरी भी आपकी बिग साइज की रहती है। मीडियम स्टाइल जहाँ ओवरी आपकी मीडियम साइज की होगी और उसका स्टाइल जो होगा हल्का सा बाहर की तरफ, इसमें भी निकला रहता है। इन दोनों केसेस में फ्रूट सेटिंग सबसे ज्यादा होता है। लॉन्ग स्टाइल में आप देख सकते हैं 70 से 86% फ्रूट सेटिंग होता है, फिर और उसमें मीडियम स्टाइल में 12 से 55%, और इन दोनों में जो होता है फ्रूट सेटिंग नहीं होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इन दोनों में फ्रूट सेटिंग नहीं होता है, लॉन्ग स्टाइल और मीडियम स्टाइल में ही फ्रूट सेटिंग होती है। न्यूट्रिशनल कंटेंट्स में अगर हम जाएं तो बहुत सारे इसके आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि जो लीवर से संबंधित डिजीज होते हैं उसमें बहुत अच्छा बताया जाता है इसको। डायबिटिक पेशेंट के लिए वाइट ब्रिंजल बहुत अच्छा होता है।
और एंटीऑक्सीडेंट्स, एंथोसाइनिन कंटेंट्स, विटामिन लाइक्स ए, स्पेशली बी, विटामिन बी बहुत अच्छा खासा इसमें पाया जाता है, विटामिन पी, ल्यूटिन भी बहुत अच्छा खासा पाया जाता है। और जो ग्रीन फ्रूट कल्टीवर होते हैं वो विटामिन सी कंटेंट उसमें बहुत अच्छा पाया जाता है। द ग्रीन लीव्स या ग्रीन फ्रूट्स ऑफ ब्रिंजल आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड आयरन दिया गया है। बिटर टेस्ट ऑन ऑफ फ्लेवर आर ड्यू टू, जो इसमें बिटर टेस्ट है मतलब जो इसमें कैसालापन होता है ब्रिंजल में, कई बार हम देखे होंगे अगर वो थोड़ा ओवर मैच्योर हो गया या मैच्योर हो गया अगर हम तब उसको खाते हैं तो उसमें ग्लाइकोएल्कुलाइड्स कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। कौन सा ग्लाइकोएल्कुलाइड्स होता है? सोलेसोडाइन। ब्रिंजल में जो कैसालापन होता है या बिटर टेस्ट आता है वो सोलेसोडाइन के कारण होता है। फॉर प्रोसेसिंग पर्पज हमें ध्यान रखना चाहिए ड्राई मैटर कंटेंट बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, मोर ड्राई मैटर कंटेंट, और फिनॉल कंटेंट जो होना चाहिए वो फिनोलिक कंटेंट कम होना चाहिए। ठीक। पॉलीफिनॉल, क्योंकि जो होता है फिनॉल कंटेंट, इसलिए कुछ डिस्कलरेशन जो होता है वो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज के कारण होता है, इसलिए फिनॉल कंटेंट प्रोसेसिंग पर्पज के लिए कम चाहिए होता है। इसका एक और होता है डीकोलेस्टराइजिंग एक्शन, डाइजेस्टिव एक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, वो जो होता है वो पूफा के कारण होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो का आपका लिनोलिक या लिनोलेइक एसिड होता है, तो इसके कुछ न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस होता है ब्रिंजल का, खास करके इसमें आपको याद रखना है व्हाइट ब्रिंजल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन लीव्स ऑफ ब्रिंजल, ये नेट 2016 में पूछा गया था कि ग्रीन फ्रूट्स ऑफ ब्रिंजल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड आयरन। वैरायटीज में जाए तो लॉन्ग वैरायटीज, राउंड वैरायटीज, ओवल या ऑबलॉन्ग वैरायटीज, ग्रीन वैरायटीज, पर्पल वैरायटीज, वाइट कलर वैरायटीज, बहुत सारी वैरायटियां इसमें डेवलप हुई हैं। तो हमें ये चीज़ आप लोग इसको देख लीजिए, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएं या आपके जो वार्षिक की जो आपके वो सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट। लॉन्ग वैरायटीज में पूछा पर्पल लॉन्ग, पूछा पर्पल क्लस्टर, PH4 फोमोसिस लाइट रेजिस्टेंट है ये। पूसा क्रांति, पंथ सम्राट बहुत फेमस वैरायटी, पंथ सम्राट मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी है। अर्का केशव, अर्का निधि, अर्का शील, अर्का सीरी से लॉन्ग वैरायटी है। राउंड में पूसा पर्पल राउंड, पंथ ऋतुराज बहुत फेमस वैरायटी है। अर्का कुसुमकर, जामुनी गोला, पूसा हाइब्रिड 6। ठीक। उसमें जाएंगे ओवल या ऑबलॉन्ग वैरायटीज में जाएंगे अर्का नवनीत, पूसा अनमोल, पूसा उत्तम, पूसा बिंदु, पंजाब नीलम, ये सभी छोटे इंपॉर्टेंट वैरायटीज। आप ब्रिंजल में जाएं तो फोमोसिस लाइट रेजिस्टेंस वैरायटीज आपके देखें तो पूसा भैरव बहुत फेमस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फ्लोरिडा मार्केट और पूसा अनुपम, तीनों वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है क्योंकि सीड प्रोडक्शन के लिए फोमोसिस लाइट मोस्ट सीरियस डिजीज है। बैक्टीरियल बिल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी में अगर हम जाएं तो पूसा पर्पल क्लस्टर और अन्नामलाई। पंथ सम्राट रेजिस्टेंट अगेंस्ट फोमोसिस लाइट बैक्टीरियल बिल्ट। वैशाली प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड इन बाई कलर वैरायटी है वैशाली आपकी। अन्नामलाई एफिड के लिए रेजिस्टेंस होती है। पंचो पर्पल लॉन्ग एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। पंत ऋतुराज की खासियत है कि आटम और समर सीजन दोनों में हो जाता है और भरता मेकिंग के लिए अच्छा होता है क्योंकि राउंड शेप में होता है। और भी इसकी वैरायटियाँ अर्का शिरीष, मंजरी गोटा, NDB 25, ये भी बहुत यूपी कैटेट ऐसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। NDB 25 क्योंकि सॉफ्ट ज्वाइंट वैरायटी है और बहुत आसानी से हार्वेस्ट हो जाता है। सूट एंड फ्रूट बोरर रेजिस्टेंट कल्टीवर पूसा पर्पल लैंग एंड अर्का कुसुमकर। ठीक। जैसी रेजिस्टेंट मंजरी गोटा एंड वैशाली। लिटिल लीफ रेजिस्टेंट वैराइटीज, लिटिल लीफ इसमें माइकोप्लाज्मल डिजीज होता है जो कि व्हाइट फ्लाई से आपका वेक्टर है उसका फैलाता है उसको। अर्का शील एंड मंजरी गोटा इज द रेजिस्टेंट अगेंस्ट लिटिल लीफ। हिसार जामुनी, इसमें ब्रिंजल और ओकरा में हम रेटूनिंग भी करते हैं जैसे गन्ने में करते हैं, तो हिसार जामुनी बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है रेटूनिंग के लिए। सॉइल एंड क्लाइमेट, हमें पता है कि ब्रिंजल एक वार्म सीजन क्रॉप है तो इसको एक जो है वार्म पीरियड चाहिए होगा लॉन्ग समय के लिए, क्योंकि ये फ्रॉस्ट ससेप्टिबल होता है, अगर बहुत ज़्यादा पाला पड़ गया तो आपकी क्रॉप खत्म हो जाएगी। और इसकी दूसरी ये है कि अगर मिट्टी आपके खेत में 2-3 दिन पानी भरा रह गया तो पूरी की पूरी फसल खत्म हो सकती है, इसलिए पूरी हमें ड्रेनेज फैसिलिटी बहुत अच्छे से बना के रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं बीइंग ए वार्म सीजन क्रॉप दिस इज ससेप्टिबल टू सीवियर फ्रॉस्ट एंड देयर इज आल्सो डिफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। अगर लो टेम्परेचर होगा तो डिफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स डिफरेंट शेप में आ जाएंगे। लॉन्ग एंड वार्मर ग्रोइंग रीसीजन इज डिजायरेबल फॉर सक्सेसफुल ब्रिंजल प्रोडक्शन। और डेली मेन टेम्परेचर जो चाहिए हमें 13 से 21 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 13 से 21 डिग्री सेल्सियस में बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ होगी। और इसमें जर्मिनेशन के लिए हमें 25 डिग्री सेल्सियस जब होगा बहुत अच्छा खासा उसमें जर्मिनेशन होगा। लो टेम्परेचर इंड्यूसेस शार्टेड स्टाइल फ्लावर एंड लीड्स टू ओवर स्प्लिटिंग। अगर लो टेम्परेचर है तो एक तो डिफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स होगा, दूसरा स्टाइल जो होगी वो शॉर्ट स्टाइल होगी, शॉर्ट स्टाइल होगी फ्रूट डेवलपमेंट नहीं होगा, हुआ तो भी वो डिफॉर्म शेप में चला जाएगा। सैंडी लोम सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है और उसमें बहुत अच्छा खासा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, ड्रेनेज फैसिलिटीज होनी चाहिए
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी, तो और फर्टाइल लैंड होना चाहिए हमारा, और वहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होना चाहिए, और ऐसी मिट्टी का पीएच 5.8 से 6.8 होना चाहिए, जिससे कि ब्रिंजल के रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा हो, जिससे उसमें बहुत अच्छा उत्पादन हम ले सकें। फील्ड प्रिपरेशन में जब हम जाएं तो फील्ड को जनरली देखो बहुत अच्छा, आपने खेत चुनाव कर लिया तो आपको 4 से 5 जुताई उसकी करनी है, 1-2 गहरी जुताई करनी है टिलर के माध्यम से या मोल्ड बिल्ड प्लाऊ के माध्यम से। उसके बाद दोनों पहले एक से दूसरे जुताई के बीच में हमें गैप रखना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक। और फील्ड के केस में देखो जैसे मैं बताया वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, और हमेशा 3 से 4 जुताई करते हुए जो लास्ट जुताई करें जब हमें ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो FIM हमें पूरा का पूरा डोज क्या करना है, मिक्स कर देना है। उसके बाद क्या, और आपका प्लैंकिंग भी हमें करना है कि पूरा फील्ड लेवल हो जाए, और उसके बाद हम फील्ड को क्या करेंगे, डिफरेंट प्लॉट्स या बेड्स या चैनल्स में डिवाइड कर देंगे, फिर उसी बेड्स पर हम अपने पौधे 75x30 के हिसाब से हम पौधे लगाते चले जाएंगे। और अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी है तो उसी बेड्स पर हम क्या करेंगे, ड्रिप पाइप को बिछा देंगे, जिससे कि हमें आसानी, इरिगेशन में आसानी हो, जो बीड मैनेजमेंट इंटरकल्चर ऑपरेशन करने में भी बहुत आसानी हो। सोइंग टाइम देखें तो साउथ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया में हमेशा वार्म क्लाइमेट रहता है तो साल भर वहां पर इसकी कल्टीवेशन हम कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में ठंड से बचने के लिए हम ऑटम क्रॉप एक लेते हैं, जिसमें जून टू जुलाई में हम क्या करते हैं, सोइंग कर देते हैं, और अगस्त में ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, और हमें क्रॉप आपको नवंबर दिसंबर तक मिलती रहती है। स्प्रिंग समर क्रॉप की हम क्या करते हैं, उसको नवंबर में सोइंग करते हैं, और नवंबर में सोइंग करते हैं, इसके दिसंबर जनवरी हम क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं लो टनल से, जिससे उसका पौधा आपका सुरक्षित रहता है। जनवरी में टेम्परेचर जब थोड़ा इंक्रीज होने लगता है, फरवरी फर्स्ट फोर्टनाइट में हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। रेनी सीजन क्रॉप को हम अप्रैल में सोइंग करते हैं, मई में ट्रांसप्लांट करते हैं। हिल्स में मार्च से अप्रैल में सोइंग करते हैं और मई में ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक। सीड रेट प्योर लाइन के लिए 500 से 750 या ओपन कल्टीवर के लिए 500 750 ग्राम लगता है, हाइब्रिड्स के लिए 250 ग्राम पर हेक्टेयर। प्लांटिंग डिस्टेंस देखो मैंने जनरली लिखा है, ये आपका डिपेंड करता है कि आप कैसी वैरायटी हाइब्रिड्स यूज कर रहे हैं, या आप ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी यूज कर रहे हैं, या आप लॉन्ग फ्रूटेड, अगर लॉन्ग फ्रूट वाले जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़े कम हाइट में जाते हैं, बहुत उनका जो कैनोपी होता है थोड़ा कम होता है कंपेयर टू राउंड फ्रूटेड कल्टीवर। तो राउंड जो लॉन्ग फ्रूटेड होते हैं उनकी हम डिस्टेंस थोड़ा कम कर सकते हैं, 60x30 कर सकते हैं, जबकि जो राउंड होगा या हाइब्रिड्स होंगे उनका 75-30 या 90-40 रख सकते हैं उनका डिस्टेंस, क्योंकि उनकी कैनोपी बहुत ज्यादा जाती है। मैन्योर और फर्टिलाइजर तो आपका देखा जाए तो ब्रिंजल एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, तो इसको बहुत अच्छा खासा न्यूट्रिएंट लिविंग क्रॉप होता है, ठीक। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा अकॉर्डिंग टू सॉइल, क्लाइमेट और वैरायटी के डिपेंड करता है कि मैन्योर फर्टिलाइजर की डोज क्या दे रहे हो। हाइब्रिड्स होगा तो आप ज्यादा दोगे, ओपन पॉलिनेटेड होगा तो आपको मैन्योर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कम करना होगा। 20 से 25 टन FIM, 5 से 10 टन आप बर्मिंग कंपोस्ट पर हेक्टेयर दे सकते हैं, 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस, 60 केजी पोटास दे सकते हैं, और जिसमें से हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन और फुल डोज ऑफ P&K हम जो करते हैं एकदम एज ए बेसल डोज एप्लीकेशन कर देते हैं, और रिमेनिंग जो हाफ डोज बचता है उसको हम 30 से 40 दिन के बाद दे देते हैं। इरिगेशन हमेशा रेगुलरली करना चाहिए, 2 से 3 दिन के, जब तक हमारी प्लांट्स स्टेबल ना हो जाए, पौधा लग ना जाए, तब तक उसको उपयोग करते रहते हैं। दूसरा अकॉर्डिंग मतलब गर्मी का सीजन है तो 3 से 8 दिन के अंतराल पे, ठंड के सीजन में अगर हम थोड़ा बहुत अगर नवंबर दिसंबर या फरवरी मार्च में, तो हम 7 से 8 दिन के अंतराल पे पानी देते रहते हैं, ठीक। अगर प्लांट्स आर प्लांटेड रिजेज, अगर मेड़ों पर लगाया गया है, मतलब कुंड उसमें लगाया गया है, तो मेड़ों पर या रिजेज पर, तो इरिगेशन शुड बी गिवन अप टू द हाफ रिजेज। ये भी ध्यान रखना, कभी भी फुल रिजेज हमें नहीं भरना चाहिए, चाहे आलू का खेत हो या कोई भी हम रिजेज पे कोई पौधे लगा रहे हैं। तो जो हमारी मेड़ के हमेशा क्या करना चाहिए, हाफ में देना चाहिए, केवल यहाँ तक देना चाहिए, पूरे मेड़ को हमें नहीं भरना चाहिए, केवल उसके हाफ में, ठीक। इंटरकल्चरल ऑपरेशन में अगर जाएं तो ब्रिंजल प्लांट्स क्या होता है कि बहुत अच्छी खासी सी ग्रोथ होती है, कैनोपी बहुत अच्छा खासा होता है, इसलिए इसको हम प्लांट्स को क्या करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं, प्लांट्स के बेस पर मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिसको हम अर्थिंग अप बोलते हैं, ठीक। और वो प्रैक्टिस हम 20-25 से 30 दिन के आफ्टर प्लांटिंग या ट्रांसप्लांटिंग पे हम कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद होइंग ऑपरेशन या जो भी हमें बीड मैनेजमेंट ऑपरेशन करना होता है वो चीज़ भी हम करते रहते हैं। 15 से 20 दिन से हम पहला बीडिंग हम 20 दिन पे करते हैं, उसके बाद 40 दिन पे दूसरा बीडिंग कर देते हैं, और जिससे कि बीडिंग करने के बहुत सारे फायदे, अगर हम उसमें निराई गुड़ाई करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं।
पहला की खरपतवार प्रबंध हो जाता है, दूसरा मॉइस्चर कंजर्वेशन हो जाता है, तीसरा मिट्टी में एरेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक, और बीड मैंने ओरोवंच जो कि टोटल रूट पैरासाइट है, बहुत सीरियस बीड होता है सोलिनेसियस वेजिटेबल क्रॉप्स का। मिमोसा पिडिका, ये जो होती है एक प्रकार की खरपतवार टाइप ही मान लो इसे, अगर हम इसे ग्रो करते हैं तो ये इंसेक्ट एक्टिविटी को बढ़ाती है, मतलब ये पॉलिनेशन मैकेनिज्म को ब्रिंजल फील्ड में बढ़ाती है, पॉलिनेशन को इंक्रीज करता है, जिससे उपज भी हमारी बढ़ती है। तो इसलिए हमें मिमोसा पिडिका ब्रिंजल हुआ या जितने भी सोलिनेसियस क्रॉप हुए उनके आसपास थोड़ी बहुत लगा देनी चाहिए। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड में जाए तो हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट शुड बी डन एट रेगुलर इंटरवल्स, अदरवाइज फ्रूट्स बिकम हार्ड and resultant get less market price. The yield varies from season to season, variety to variety and location to location. जैसा हम बताया कि साउथ में और सब जगह वो वरी करता रहता है, बस हमें ध्यान देना है कि रेगुलर इंटरवल तीसरे चौथे दिन हमेशा फ्रूट को हार्वेस्ट करते रहना चाहिए हमें। इन जनरल 250 से 500 कुंटल हमें पर हेक्टेयर आपकी उपज मिल जाती है, और इसमें हम अगर ग्रेडिंग करें तो इसमें सुपर फैंसी कमर्शियल 3 ग्रेडिंग होती है, बहुत अच्छे क्वालिटी का और अच्छे क्वालिटी का फिर थोड़ा मार्केटिंग है। Yield increase by copper and zinc application in brinjal because copper and zinc increases number of flowers and fruit weight respectively. कॉपर क्या करता है, नंबर ऑफ फ्लावर को, और जिंक क्या करता है, फ्रूट वेट को बढ़ाता है। पार्थिनोकार्पी 2,4-D एप्लीकेशन से हम इसमें डेवलप करते हैं। पार्थिनोकार्पी मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट सीड। प्रोसेसिंग कल्टीवर शुड हैव हाई ड्राई मैटर एंड लो लेवल ऑफ फिनोलिक। फिनोलिक्स वही जो आपका पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम होता है जो डिस्कलरेशन इन ब्रिंजल करता है। ग्रीन ब्रिंजल हैज लॉन्गेस्ट सेल्फ लाइफ, 4 वीक्स होता है इसका। प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट्स में जाए तो इसमें बहुत मेजर प्रॉब्लम आता है पुअर फ्रूट सेटिंग। तो क्रॉप बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छा खासा होता है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही, फ्लावरिंग आ रहा है फ्लावरिंग ड्रॉप हो जा रहा है, फ्रूटिंग हो रही है फ्रूटिंग ड्रॉप हो जा रहा है, मतलब हमारा जो फ्रूट सेटिंग है वो बहुत कम है। ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, पहला कंडीशन क्या होगा कि हो सकता है कि उसमें शॉर्ट या आपका सीडो शॉर्ट स्टाइल फ्लावर डेवलप हो रहा हो, और दूसरा क्या हो सकता है कि नेचुरल ड्रॉपिंग हो सकता है, क्योंकि ये भी नेचुरल ड्रॉपिंग भी होती है, तो भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, और क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हुआ तब भी आपका फ्लावरिंग ये सारी चीज़ प्रभावित होगी, मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन या हीट स्ट्रेस कंडीशन, दोनों भी चीज़ों में आपका ये चीज़ प्रभावित करेगा। तीसरा फैक्टर होता है सीएन रेशियो। अगर सीएन रेशियो आपने नहीं मेंटेन किया है तो आपको फ्लावरिंग फिनोमिना भी प्रभावित होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम हार्मोन्स रिकमेंड करते हैं कि आप हार्मोन्स कौन से यूज करें जिससे में बहुत अच्छे खासे फ्रूटिंग आए। तो जैसा कि हमें पता है कि 2,4-D, NA, PCPA, ये तीनों हार्मोन ऐसे होते हैं जो फ्रूट सेटिंग मैकेनिज्म को बढ़ावा देते हैं। NA तो फ्रूट सेटिंग हार्मोन ही बोला जाता है, जो कि मार्केट में प्लानोफिक्स के नाम से आता है। डिजीज अगर हम इसमें जाएं तो कुछ मेजर डिजीज होते हैं। डैम्पिंग आप जो कि सीडलिंग नर्सरी डिजीज होती है, जिसमें सीडलिंग आपका जर्मिनेट होती है, कुछ दिन बाद गल कर मर जाती है। किसके कारण होता है, मोस्टली एपिथीलियम ऑफ पेनिडर्मेटन, राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम, पैथोप्थोरा। ठीक, फोमोसिस ब्लाइट मेजर सीरियस डिजीज फॉर सीड प्रोडक्शन, फोमोसिस वैक्सेंस। विल्ट भी आता है इसमें, बैक्टीरियल विल्ट और माइकोप्लाज्मल लिटिल डिजीज जो मैं बता रहा था, लीफ आप आ रहे उसका वेक्टर बहुत पूछा जाता है। माइकोप्लाज्मल डिजीज कौन सी है, लिटिल लीफ, और उसका वेक्टर क्या होता है, लीफ हॉपर होता है। थॉमस एंड कृष्णा स्वामी इन्होंने फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया में जो माइकोप्लाज्मल लिटिल डिजीज है, सबसे पहले ब्रिंजल में से रिपोर्ट किया गया। वायरल डिजीज मोजैक है। निमेटोड में रूट एंड निमेटोड इसमें आता है। निमेटोड रेजिस्टेंट कल्टीवर इसमें आपके हैं पूसा 100, सॉरी आपकी वैरायटियाँ उसकी हैं, इससे मटाटा है नहीं, ये आपकी वैरायटियाँ टोमेटो की हैं, सॉरी। ठीक, इसको आप लोग मत नोट करना, टोमेटो के केस में इसको याद कर लेना। उसमें जाएगा इंसेक्ट पेस्ट में, तो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट आपका होता है शूट एंड फ्रूट बॉरर, लुसिनोड्स अर्बोनालिस, इसका बॉटनिकल नेम, सॉरी साइंटिफिक नेम, बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। अगर ये इंसेक्ट पेस्ट आ गया, आपने मैनेज नहीं किया, तो 70 से 80% लॉस आपके होने की संभावनाएं रहती हैं। जेसिड्स और एफिड्स भी थोड़ी बहुत आपको प्रभावित करते हैं फ्रूटिंग्स और सारी चीज़ों को। अगर ये आ गए तो आपका लीव्स जो होंगे कप शेप में डेवलप हो जाएंगे, फ्रूट में अच्छी खासी ग्रोथ नहीं होगी, मार्केटिंग वैल्यू उसकी डाउन हो जाएगी। तो ये जो इतने हैं ये हमारे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ब्रिंजल, मैंने इसको समराइज चीज़ें हैं, इतना बताया आपको, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें 5-6 वैरायटी जो शुरू से जाना, बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, न्यूट्रिशनल यूज, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंट, 5 वैरायटियाँ नोट कर लीजिए। क्लाइमेट में टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, वार्म सीजन क्रॉप है, मिट्टी कैसी चाहिए होती, फील्ड कैसे तैयार करते हैं, सीड रेट क्या है, सोइंग टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या रखते हैं,
इरिगेशन, मैन्योर फर्टिलाइजर, इंटरकल्चरल ऑपरेशन, हार्वेस्टिंग और यील्ड। उसके बाद मेजर डिजीज एंड पेस्ट। यही आपकी चीजें, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।